नाउ अब हम पर्सन की डेफिनेशन देखेंगे जो कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 84 में गिवन है। लेकिन उससे पहले, जब कोई भी पर्सन सप्लाई करेगा, पर्सन जो कि हम सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 84 में पढ़ेंगे, और मैं बार बार बता चुका हूं कि जब तक मैं स्पेसिफिक एक्ट का नाम ना लूं तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये सीजीएसटी की ही बात कर रहा होगा। ठीक है, तो यस, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 84 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, उसमें हम देखेंगे पर्सन क्या होता है। जब पर्सन सप्लाई करता है तो वो सप्लायर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 105। और अगर वो रिसीव कर रहा होगा, पर्सन अगर कुछ सप्लाई के दौरान रिसीव कर रहा होगा तो वो रेसिपेंट बन जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 94, ये भी मैं 93, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जब एक सप्लायर इतनी सप्लाई कर देता है कि वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो जाता है अंडर सेक्शन नंबर 22, या फिर वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो जाता है अंडर सेक्शन नंबर 24, तो उसको हम कहते हैं टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 107। जब वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 94। ठीक है, अब पर्सन क्या होता है इसको समझ लेते हैं फटाफट से। पर्सन की वही डेफिनेशन है जो हम आए दिन किसी न किसी एक्ट के अंदर पढ़ते रहते हैं, तो काफ़ी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन में बोलूँगा। यस, पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है, इंक्लूड्स का मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जो ये उन्होंने नाम बताए हैं, इनके अलावा अगर उनको कल मन करे कि भाई हमें किसी और पर्सन को भी इस पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करना है, तो वह ऐसा बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब जैसे आप, मैं, कोई भी है ना, जो जीता जागता इंसान है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। कहते हैं पर्सन के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आएगी। पर्सन के अंदर कंपनी, कंपनी को तो वैसे भी हम कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो यस, कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करूं तो ये एक कंपनी है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो भी प्रोडक्ट बेचता होगा उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एफएमसीजी प्रोडक्ट इतने सारे बेचता है ना, सर्फ एक्सल बेच रहा है, शैम्पू बेच रहा है, तो उसके ऊपर भी तो जीएसटी लगता है। तो यस, पर्सन के ऊपर जीएसटी लगता है, एंड पर्सन के अंदर कंपनी इंक्लूड है। अगर कोई फर्म है, फर्म का मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म से है, तो उसको भी पर्सन की कैटेगरी में रखा हुआ है। और अगर वो एक सप्लायर है, फर्म अगर एक सप्लायर है, और अगर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने को बोला गया है या उसने वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, तो यस, एक फर्म जो सप्लाई करती होगी, फर्म को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म भी एक पर्सन है। इसी प्रकार से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये भी क्या हो जाएंगे, पर्सन हो जाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हाउसिंग सोसाइटी, है ना, ये लोग भी क्या होते हैं, ये भी पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं, इनको भी जीएसटी वगैरह पे करना होता है। फिर कहता है एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और द स्टेट एक्ट, या फिर गवर्नमेंट कंपनी, जो कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन है। तो कहता है एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट। जैसे मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करूं, या मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, ये एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट, जो सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो अगर एसबीआई कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो एसबीआई को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एसबीआई यहाँ इस वाली कैटेगरी में पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, कौन होती है गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी जिसके 51% या उससे अधिक शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, उसको, ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करती है तो गवर्नमेंट कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर कहता है बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी ऑफ द लॉज
ऑफ द कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया की कंट्री के लॉ के तहत अगर कोई कंपनी बनी है वो भी क्या मान ली जाएगी, पर्सन। इसके अलावा इन्होंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, ये सब होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, अगर ये भी अपनी कोई सर्विस या गुड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये भी जीएसटी पे करेंगे, अगर ये सेक्शन नंबर 22 या 24 में कवर हो रहे हो या फिर उन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो रेलवे जो भी टिकट बेचेगी रेलवे को उसमें जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है सोसाइटी, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रस्ट, यस, इंडियन ट्रस्ट एक्ट हम लोगों ने सुना होगा, तो जो ट्रस्ट होते हैं, आपने जो भी ट्रस्ट के नाम सुने हो आप, जितने भी ये बड़े बड़े मंदिर होते हैं ये सब ट्रस्ट के द्वारा चलते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ये ट्रस्ट के द्वारा चलते हैं, आपने देखा होगा टाटा ट्रस्ट का नाम सुना होगा, है ना। तो ये जो ट्रस्ट होते हैं, यस, ये भी जीएसटी पे करते हैं अगर ये सेक्शन नंबर 22, 24 या 25 में कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई एम क्लॉज तक तो हमने काफ़ी सारे नाम बता दिए,